हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम अपने कल के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था मेज़रमेंट ऑफ द जीडीपी। उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो मेज़रमेंट ऑफ द जीडीपी में हमने जाना था कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी में हमने जाना था कि जीडीपी हमारे जो तीनों सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो तीनों सेक्टर्स हैं, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर मिलके हमको कितनी वैल्यू क्रिएट करके देते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, वो हमने जाना था कि वो जीडीपी होती है। और जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 मेथड जाने थे। वो 3 मेथड थे। हमारा पहला मेथड था वैल्यू एडेड मेथड। पहला मेथड था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। देन हमारा सेकंड मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड। देन हमारा थर्ड मेथड था इनकम मेथड। तो बेसिकली इन 3 मेथड्स के थ्रू हमने जाना था कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए 3 जो अलग-अलग मेथड होते हैं उससे हम किस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तीनों मेथड क्या थे? पहला था वैल्यू एडेड। उसके अंदर हमने जाना कि जीडीपी को जानने के लिए कि किसी देश की जीडीपी कितनी है, अपन जान सकते हैं कि उस देश की जो फर्म्स हैं वो किसी प्रोडक्ट पे कितनी अपनी वैल्यू ऐड कर रही हैं, और उनकी जो वैल्यू एडेड है जब हम उसको एग्रीगेट करके लेते हैं तो वो बन जाता है जीवीए। ठीक है। और सेकंड मेथड जो था वो था एक्सपेंडिचर मेथड। एक मार्केट के अंदर एक आम नागरिक किस तरीके से एक्सपेंडिचर करता है उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि टोटल जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है मार्केट के अंदर उतनी ही हमारी जीडीपी है। तो उसके अंदर थोड़े जो एक्सेप्शन थे वो हमने कल डिस्कस किए थे, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट वगैरह। उसके बाद में तीसरा था इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हमने जाना था कि एक फैक्ट्री जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ऐड अप करते हैं तो उससे हमको जो मिलता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसने आखिर कितना वैल्यू जनरेट की होगी। तो जितनी वैल्यू उसने जनरेट करी है उसने उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, ना कम कर सकती है ना ज़्यादा कर सकती है। ओके, फाइनल। उसके बाद हम उसके टॉपिक को आगे ले जाएंगे। आज जीडीपी से रिलेटेड और भी जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लेक्चर होगा थोड़ा छोटा होगा क्योंकि जो मेन जो पोर्शन था जीडीपी का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और मज़े की बात ये है कि जीडीपी का वाला जो टॉपिक है वो शायद इकोनॉमी के अंदर सबसे टफ टॉपिक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल लॉजिकल चला जाता है। और बाकी जो आगे जो कंसेप्ट आगे आएंगे वो थोड़े जर्नलिस्टिक टाइप के हैं, आसानी से समझ में आने वाले हैं। कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है उसके अंदर। ये जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है कि हमारी जीडीपी है, कुछ भी हो सकती है। हमारी जीडीपी के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो फर्म्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी वैल्यू एडेड में, वो हमारी जीडीपी है। जो फर्म्स हैं वो कितना वैल्यू क्रिएट कर रही हैं वो हमारी जीडीपी है। लेकिन क्या जो फर्म्स इंडिया के अंदर पूरी पूरी हैं, क्या सिर्फ वो उनको इंडियंस लोग ही ओन करते हैं? ऐसा तो नहीं है। कहीं पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उसका हो सकता है कोई ओनर कोई और हो। ठीक है। तो जो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि हमारी जीडीपी जितनी वैल्यू क्रिएट कर रही है, हमारी जीडीपी जितनी वैल्यू क्रिएट कर रही है वो पूरी वैल्यू हमारी नहीं है। कैसे हमारी नहीं है? क्योंकि वो जो फर्म्स जो कि हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं लेकिन वो फॉरेनर्स द्वारा ओन की जा रही हैं, तो अंत में होगा क्या कि जैसे कि सैलरी वगैरह बांट के, रेंट वगैरह दे के, उसका जो प्रॉफिट होगा वो फर्म्स वो खुद अपने इंडिविजुअल कंट्रीज के अंदर ले जाएंगी, है ना? किसी बंदे ने कोई भी एक जर्मनी से एक बंदा आया, उसने यहाँ पे एक वॉच कंपनी खोली। ठीक है। अब वो वॉच कंपनी कहाँ खोली है? इंडिया के अंदर। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? वो किसकी जीडीपी में काउंट होगा? इंडिया की जीडीपी में। ठीक है। लेकिन वो जो वॉच की कंपनी का जो ओनर है, जो उस वॉच कंपनी से प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? वो उस वॉच कंपनी के ओनर के पास जाएगा, और वो उस ओनर को कहाँ स्पेंड करेगा? अपनी नेटिव कंट्री में स्पेंड करेगा, दैट इज जर्मनी में स्पेंड करेगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि जीडीपी जो हमारी है वो ये तो बताती है कि हमारे देश के अंदर कुल उत्पादन कितना हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि देश के अंदर जो कुल उत्पादन जो हो रहा है उसमें से देशवासियों ने कितना उत्पादन किया है। ठीक है। तो उस चीज को बताने के लिए एक नई टर्म है इकोनॉमी के अंदर जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या बताता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताता है कि जीडीपी के अंदर आपकी जो जो पैसा बन रहा है उसमें से फॉरेनर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, हम उसको जीडीपी में से माइनस कर देते हैं। इसके अलावा अलावा हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो खुद के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी बाहर के देशों में काम कर रहे हैं। वो भी इसी तरीके से, कोई हो सकता है कि कोई इंडियन है, उसकी कंपनी जर्मनी में है। ठीक है। अब एक इंडियन की कंपनी जर्मनी में है। ठीक है। वो कंपनी जो
वैल्यू एडिट कर रही है वो काउंट होगी जर्मनी की इकोनॉमी में, जर्मनी की जीडीपी में, ठीक है। लेकिन हमारा बंदा जर्मनी के अंदर काम कर रहा है और जो उसकी जो कंपनी वहां पे प्रॉफिट बनाएगी, वो प्रॉफिट वो लेके कहाँ आएगा, इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की इकोनॉमी में लेके आएगा। तो वो प्रॉफिट किसका पार्ट बनेगा, इंडिया की इकोनॉमी का पार्ट बनेगा। तो इसमें हमने दो चीजें जानी। एक चीज हमने क्या जानी कि हमारी जीडीपी के अंदर जो पूरा का पूरा उत्पादन हो रहा है और जितना हमारी जीडीपी वैल्यू क्रिएट कर पा रही है, ठीक है, वो पूरी की पूरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ देशवासियों का पूंजी से नहीं है, उसमें कुछ फॉरेनर्स की पूंजी भी है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि कुछ लोग जो हमारे हैं, जो कि बाहर की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे अपनी चीजें चला रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, वो भी वहां पे चीज अपना मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करते हैं और आके फिर इंडिया में वो क्रिएट कर उसको स्पेंड करते हैं। तो हमने दो चीज जानी इसके अंदर कि कुछ जो पैसा है हमारी जीडीपी के अंदर वो हमारे लोगों का नहीं है, वो फॉरेनर्स का है, और कुछ पैसा हमारा बाहर की जीडीपी में जो कि हमारी जीडीपी में काउंट होना चाहिए था, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे कॉम्प्लिकेशन को टेक केयर करने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट इजाद किया गया है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपको ये फॉर्मूला दिख भी रहा होगा, जीडीपी इक्वल जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? नेट फैक्ट, जहां पे वर्ड नेट लग जाता है इसका मतलब है किसी दो चीजों का डिफरेंस, ठीक है। और इसमें डिफरेंस किन दो चीजों का है, इसमें डिफरेंस उसका है कि वो जो फॉरेनर जो हमारे यहाँ पे हमारी जीडीपी के अंदर जिसका स्टेक है, जिसने पैसा लगाया है हमारी जीडीपी से जो कमा रहा है, माइनस वो इंडियन जिसका किसी फॉरेन की कंट्री की जीडीपी में स्टेक है, वो वहां पैसा लगा रहा है, वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमने मान के चला, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी जो जीडीपी है, हमने मान के चला कि वो 10,000 करोड़ है, ठीक है। और जब हमने डीप कैलकुलेशन करी तो हमको पता चलता है कि हमारी जीडीपी के अंदर, हमारी जो जीडीपी 10,000 करोड़ है, उसके अंदर 4,000 करोड़ की जो वैल्यू है वो फॉरेनर्स ओन करते हैं, वो वाली कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है जो कि फॉरेनर्स द्वारा ओन की जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमें क्या पता चली कि कुछ लोग हमारे भी हैं जिनकी कंपनी फॉरेन कंट्रीज में चल रही है। फॉर एग्जांपल किसी का मिडिल ईस्ट के अंदर रेस्टोरेंट चल रहा है, ठीक है, किसी का चाइना के अंदर कंपनी चल रही है, लेकिन वो इंडियन इंडियन है वो लोग, ठीक है। तो वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो कितनी है, वो 200 है, वो 200 है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास नेट फैक्टर इनकम कितना आया, 400 माइनस 200 करोड़, 400 माइनस 200 को 4,000 सॉरी माइनस 2,000 करोड़, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम कितना आया, 2,000 करोड़। और इस 2,000 करोड़ को जब हम अपनी जीडीपी यानी कि 10,000 करोड़ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो हमको मिलेगा वो होगा 8,000 करोड़। तो जो 8,000 करोड़ हैं, जो 8,000 करोड़ हैं जो हमको मिले हैं, ये है हमारी जीएनपी, दैट इज आवर जीएनपी। तो जीएनपी क्या है, जीएनपी बेसिकली जीडीपी से जब हम उन नेट फैक्टर्स इनकम को हटा देते हैं, नेट फैक्टर इनकम मतलब जीडीपी से जब हम उन लोगों का शेयर हटा देते हैं जो फॉरेनर्स हैं और उन लोगों का शेयर काउंट कर लेते हैं जो हमारे बंदे हैं जिनकी जीडीपी बाहर की जीडीपी में इन्वेस्टमेंट है, तो जो चीज हमको मिलती है वो होती है जीएनपी। क्या होती है वो, जीएनपी। अब मजेदार बात यह है कि यहाँ पे हमने दो केस स्टडीज ली रखी हैं। पहला कौन सा सिनेरियो है, पहला सिनेरियो है व्हेन जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी, व्हेन जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी, जो कि किसके साथ होगा, इंडिया के साथ में, ठीक है। और व्हेन जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, वो किसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल क्या है, यूएस। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन दोनों चीजों के पीछे लॉजिक क्या है, देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, वहाँ की कंट्रीज की जो इकोनॉमी की होती है उसके अंदर फॉरेन कंट्रीज के जो लोग होते हैं उनका स्टेक, उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, इस पर हमने कल डिस्कस किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो हाउस होल्ड हैं, जो हम गृहस्थ लोग हैं, वो इतनी सेविंग कर नहीं पाते। हम इतनी सेविंग नहीं कर पाते तो जो बंदा बैंक जाना चाहता है, लोन लेना चाहता है किसी बैंक से अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, जब हम सेविंग्स ही नहीं करेंगे बैंक के अंदर तो वो लोन नहीं ले पाएगा, ठीक है। जब वो लोन नहीं ले पाएगा तो अपने आप ही कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो फॉरेनर्स हैं वो पैसा लगाते हैं हमारे यहाँ की कंपनियों के अंदर, ठीक है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, उनकी जीडीपी के अंदर फॉरेनर्स लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब फॉरेनर्स का पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जीडीपी ज़्यादा होगी और जीएनपी कम होगी। क्यों, क्योंकि जीएनपी क्या चीज़ है, जब हम फॉरेनर्स का पैसा निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा काउंट करें जीडीपी का जो कि भारतीयों द्वारा कमाया गया है। और जीडीपी क्या क्या होती है कि जब हम फॉरेनर्स का पैसा भी काउंट करेंगे तो भारत देश जैसे देश जहाँ पे
जहाँ पे क्या कहते हैं एफडीआई का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है। भारत एफडीआई के जो फेवरेट डेस्टिनेशन है उनमें से एक है, ठीक है? और भारत जैसे देश जहाँ पे एफडीआई का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जीडीपी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और जब हम उनका कंट्रीब्यूशन हटा देंगे तो हमको मिलेगी जीएनपी जो कि कम होगी। हमने अपने एग्ज़ाम्पल में भी देखा था कि हमने जीडीपी ली थी 10,000 करोड़ की, हमारी जीएनपी थी 8,000 करोड़ की। कैसे थी? क्योंकि इस 10,000 करोड़ में से 400 करोड़ उनका निकल गया था जो कि बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है? हालांकि हमने उनका 200 करोड़ भी काउंट किया था जो कि हमारे बंदे हैं, लेकिन बाहर की कंपनियों में, बाहर के देशों में कंपनियां सेटअप करके कमा रहे हैं, ठीक है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी आई थी 2,000 करोड़, जिसको हमने ये जीडीपी से प्लस माइनस एडजस्ट कर दिया था, ठीक है? दूसरा केस सिनेरियो क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज का। डेवलप्ड कंट्रीज का केस सिनेरियो क्या होता है? क्योंकि वहां पे पहले से ही पूंजीपति लोग ज़्यादा हैं, पहले से ही लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि कोई आके उनकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करे, ठीक है? तो उनके पास इन्वेस्टर्स सफिशिएंट होते हैं, बल्कि वो लोग जाके बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिकन बंदे आके हमारी इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पाकिस्तान और जो आसपास की और कंट्रीज हैं उनमें आके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे बंदे वहाँ पे जाके बहुत कम बिजनेस ऑपरेट करते हैं। तो उनकी जीडीपी के अंदर ज़्यादा हिस्सेदारी उन्हीं लोगों की होती है। उनकी जीडीपी के अंदर ज़्यादा हिस्सेदारी उन्हीं लोगों की होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने मान के चला कि अमेरिका की जो जीडीपी है वो 10,000 करोड़ है, ये अमेरिका की जीडीपी है, ठीक है? जब हम अमेरिका की जीएनपी काउंट करेंगे तो उसमें हमने काउंट करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो जीडीपी है उसमें से अमेरिकन का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि 10,000 करोड़ अगर अमेरिका की जीडीपी है, तो उसमें से 2,000 करोड़ जो जीडीपी का हिस्सा है वो फॉरेनर्स का है, ठीक है? इंडिया के कोई लोग जाके अमेरिका में बिजनेस चला रहे हैं, पाकिस्तान के चला रहे हैं, चाइना के चला रहे हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो कितना बचा? 8,000 करोड़। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या काउंट किया है? वो चीज़ काउंट करी है जो अमेरिकन जीडीपी के अंदर फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जीएनपी काउंट करने के लिए हमको वो भी काउंट करना पड़ेगा कि कौन-कौन वो अमेरिकन है जो कि बाहर के देशों के अंदर अपना बिज़नेस चला रहे हैं, ठीक है? तो पता चला कि बहुत सारे अमेरिकन्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में, पाकिस्तान की जीडीपी में। इसी तरीके से हमें पता चला कि भई जो अमेरिकन्स हैं, उनका करीब-करीब 1,800 करोड़ रुपया बाहर की कंट्रीज में चल रहा है, ठीक है? तो इस 800 करोड़ के अंदर जो हमको इस डिडक्ट करने पे मिला था, इसमें हम 1,800 करोड़ ऐड कर देंगे, ठीक है? तो हमको मिलेगा 26,000 करोड़। तो ये हुई अमेरिका की जीएनपी। जीडीपी कितनी थी अमेरिका की? 10,000 करोड़, जिसमें से हमने अमेरिका की जीडीपी के अंदर जो बाहर के लोगों के देश का कंट्रीब्यूशन था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 8,000 करोड़। लेकिन उसके अंदर हम उसको भी इंक्लूड करेंगे जो अमेरिकन्स का पैसा बाहर के देशों में लगा हुआ है, बाहर की कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है? कोई अमेरिकन बंदा इंडिया के अंदर कंपनी चला रहा है, ठीक है? कंपनी चलाने के बाद जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, उस प्रॉफिट को वो अपनी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर ले जाएगा, वहाँ पे जाके खर्च करेगा, ठीक है? तो अमेरिका की जीडीपी के अंदर हम उस प्रॉफिट को जब काउंट करेंगे, तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी आएगी। जैसे कि इस एग्जांपल में बढ़ी 26,000 करोड़ हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि अमेरिका की जीडीपी कितनी थी? 10,000 करोड़, लेकिन उसकी जीएनपी कितनी आई? 26,000 करोड़, ठीक है? तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि जीएनपी जो होती है वो जीडीपी से ज़्यादा होती है। और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या होता है, जो जीडीपी होती है वो जीएनपी से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के अंदर एक तो क्या होता है कि विकासशील देशों की अक्सर देखा जाता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, और जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी वो एक अच्छी मार्केट है बाहर की कंपनियों के लिए, ठीक है? अब जो अच्छी मार्केट है वहां पे हर कंपनी आके इन्वेस्ट करना चाहेगी। अब इंडिया इतना अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि हमारी कितनी बड़ी जनसंख्या है, और जनसंख्या के हिसाब से हमारी देश के अंदर जो कंपनियां चल रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए उत्पाद उत्पाद बनाने में, ठीक है? जिसके कारणवश क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हैं, जैसे कि चाइना है, वो कितना सारा उसका माल हमारे इंडिया के अंदर आता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है? और हम इतना उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं कि जो अपनी जनसंख्या को पूरा कर सके, और ना ही हमारे बैंक्स के पास में इतना पैसा है कि वो हमारे यहाँ पे जो लोग उत्पादन करना चाह रहे हैं उनको उतना पैसा दे सके, ठीक है? तो इसका फायदा जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं कि वो वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, वहाँ का जो अच्छा प्रॉस्पेरस वर्ग है, वो आके हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करता है, ठीक है? इन्वेस्ट करके वो उससे प्रॉफिट कमाता है। तो इसी वजह से जो विकासशील देश होते हैं उनकी जीडीपी ज़्यादा होती है, लेकिन जीएनपी कम होती है। क्यों? क्योंकि जीएनपी को जब हम काउंट करते हैं उसके अंदर हम उन लोगों का हिस्सा हटा देते हैं जीडीपी में से जो कि भारतवासी नहीं है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं उनकी जीएनपी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग ना सिर्फ अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि वो बाहर के देशों के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे भी जाके अपने बिजनेस चलाते हैं, वहाँ से भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसलिए उनकी जीडीपी के अंदर जब हम उनका
फॉरेन कंट्रीज में जो कंट्रीब्यूशन है उनसे वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो जब इंक्लूड कर लेते हैं तो उनकी जीएनपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो विकासशील देश होते हैं उनकी जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा होती है और जो विकसित देश होते हैं उनकी जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? अभी हमने क्या निकाला? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बेसिकली कुछ भी नहीं है। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो हमको मिलता है वो मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप रिकॉल कीजिए, हमने कल पढ़ा था। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो जीएनपी जीडीपी बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज, मतलब जो भी फैक्ट्रीज वगैरह काम कर रही हैं उनमें जो मशीन्स लगी हैं, उनमें जो टूल्स लगे हैं, उनके रख रखाव में जो पैसा खर्च होता है, जब उस पैसे को हम निकाल देते हैं जीएनपी में से, उस पैसे को जब हम निकाल देते हैं, डेट इज डेप्रिसिएशन को जब हम निकाल देते हैं तो जो हमको मिलता है वो मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या मिलता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं, हालांकि हमने कल भी समझा था। जैसे कि एक हमने मान के चला कि एक एक जो फॉर एग्जांपल किसी का कोई बिजनेस है, ठीक है। जैसे कि किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में उनका जो भी व्हीकल है वो गया दिल्ली से बॉम्बे। एक डेप्रिसिएशन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट है ये कि कैसे जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, ठीक है। दिल्ली से बॉम्बे उनका जो ट्रक था वो गया, उनका ट्रक ड्राइवर है वो दिल्ली से बॉम्बे तक गए। सपोज करते हैं कि उनको फायदा हुआ 25,000 रुपए का, उनका सब कुछ डीजल वगैरह जो भी उनकी जो चीजें होती हैं वो सब हटा के उनका फायदा हुआ 25,000 रुपए का, ठीक है। अब वो किसी को बताएंगे तो समझ में आ रहा है उनके सीधे सीधे फायदा कितने का हुआ है? 25,000 रुपए का। लेकिन हाँ, अगर हम और चीज़ों को काउंट करते हैं जो कि हमको दिखती नहीं है, जो कि एक तरीके से इनविजिबल होती हैं या इनटेंजिबल होती हैं, जो बाद में असर दिखाती हैं, वो क्या है? उनके जब वो दिल्ली से लेके बॉम्बे तक गए तो जो सर्विस थी उनकी गाड़ी की वो अब थोड़ी जल्दी आ जाएगी। उसके बाद उनके टायर जो हैं गाड़ी के वो जल्दी घिसेंगे, ठीक है। उसके अलावा उनकी हीट गाड़ी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे उनकी गाड़ी में अब काम जल्दी आ जाएगा, सर्विसिंग उनकी गाड़ी की अब जल्दी आ जाएगी, टायर उनको जल्दी बदलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ें जो हुई हैं काम करने के अंदर, मशीन के अंदर जो खराबी आई है, उनकी गाड़ी के अंदर जो दिक्कतें आएंगी फ्यूचर के अंदर, जब उस कॉस्ट को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई स्मार्ट ड्राइवर है, उसने सोचा कि 25,000 रुपये मुझे मिल गए हैं, मैं इसमें से 2,000 रुपये निकाल के रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जब मेरी गाड़ी है उसकी सर्विस होगी, जब मेरा ट्रक है उसका सर्विस होगा। एक दिन ऐसा होगा जब मेरा ट्रक है उसका टायर बदला जाएगा और तब वो घाटा मेरे पास एकदम आएगा। तो इससे बेटर क्या है कि जो 25,000 मैंने मुनाफा कमाया है उसमें से मैं 2,000 रुपये जो है पहले से निकाल के रख देता हूँ। तो ये 2,000 रुपये उसने जो अपनी गाड़ी के रख रखाव के लिए बचा के रखे हैं वही है डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो हमको जीएनपी बताती है, वो हमको नेट प्रॉफिट बताती है। क्या है? 25,000 रुपये नेट प्रॉफिट। लेकिन एनएनपी हमको क्या बताती है कि जब रखरखाव के पैसे हम उसमें से निकाल देते हैं, जो हम तो फिर उसके बाद हमारे पास जो करीब 23,000 रुपये जो बचेंगे वो हमारा सही प्रॉफिट होगा, वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। क्यों? इससे पहले क्या है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हमारे जो डीजल वीजल हटाने के बाद में जो पैसा बचा था ट्रांसपोर्टेशन वाले को, ठीक है। लेकिन जब उसने अदर चीज़ों को कंसीडर किया कि उसकी जो टायर घिसे हैं, उसकी जो गाड़ी चली है, उस सब चीज़ों से जो गाड़ी में जल्दी ही कुछ खर्चा आ ही जाएगा, उस खर्चे को उसने उस भाड़े में एडजस्ट करके अपने जो 2,000 रुपये थे कहीं पे सेव करके रख लिए और उसने अपना प्रॉफिट कितना माना? सिर्फ 23,000 रुपये, ठीक है। तो जो 23,000 रुपये ये जो उसने प्रॉफिट अपना माना है वो होगा उसका एनएनपी, और जो उसका पूरा प्रॉफिट था वो उसका होगा जीएनपी, और जो उसने रखरखाव का पैसा, वेयर एंड टियर का पैसा निकाल दिया वो पैसा था डेप्रिसिएशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन को निकालना है, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम इज बेसिकली एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अभी तक हम जीडीपी के जितने भी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे वो कर रहे थे एट मार्केट प्राइस। प्राइस दो तरीके की होती हैं, एट मार्केट प्राइस और सेकंड इज एट फैक्टर प्राइस, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मार्केट प्राइस के अंदर कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस के अंदर उस प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। और जो उसकी फैक्टर प्राइस होती है उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं,
तो फैक्टर प्राइस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि फैक्ट्री से बन के जब कोई चीज आई है, ठीक है, तो उस पर जो खर्चा हुआ है वो हम फैक्टर प्राइस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो चीज फैक्ट्री से मार्केट के अंदर जाएगी और गवर्नमेंट उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी, वो उसकी होती है मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आई है वो आई है 4 रुपए, ठीक है। लेकिन जब ये पेन मार्केट के अंदर जाएगा तो ये इसकी कीमत 4 रुपए नहीं रह जाएगी, इसके अंदर जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट उसके बाद इसकी कीमत हो जाती है 5 रुपए, इसकी कीमत हो जाती है 5 रुपए, ठीक है। तो ये जो 5 रुपए प्राइस थी इस पेन की वो तो हो गई इसकी मार्केट प्राइस, और जो उसकी 4 रुपए प्राइस थी वो उसकी होगी फैक्टर प्राइस, ठीक है। तो जब हम एनएनपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करते हैं तो वो हमारी बनती है नेशनल इनकम। क्या बनती है? नेशनल इनकम बनती है वो, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? इससे हमें अब हमारी जीडीपी का एक्चुअल स्टेटस मालूम चलता है। एक्चुअल स्टेटस कैसे मालूम चलता है? फॉर एग्जांपल जीडीपी के अंदर हमारे 10 पेन बने, हमारी इकोनॉमी के अंदर 10 पेन बने, एक पेन था 4 रुपए का। तो बेसिकली इकोनॉमी की जो उत्पादकता थी वो कितनी थी? 40 रुपए थी। कितनी थी? 40 रुपए। लेकिन मार्केट के अंदर आके वो पेन कितने के हो गए? जो कि 4 रुपए का था वो एक पेन कितने का हो गया? 5 रुपए का। तो मार्केट के अंदर आके वो कितने के बिच रहे हैं? 50 रुपए के। तो क्या जीडीपी ने 50 रुपए हमारे क्रिएट किए थे? अगर हम इसको पीछे से जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, जीडीपी ने तो सिर्फ 40 रुपए क्रिएट किए थे। ये 10 रुपए क्रिएट नहीं हुए, ये 10 रुपए तो वो है जो सरकार ने अलग से चार्ज लगाया उस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रुपया क्रिएट हुआ है, जो रुपया इस फर्म को मिलेगा जिससे वो अपने प्रॉफिट वगैरह मैनेज करेगी, अपनी चीजों को मैनेज करेगी, अपने खर्चों को मैनेज करेगी, वो तो एक्चुअल में 40 रुपए ही हैं। 10 रुपए तो मार्केट में आके उसके टैक्सेस की वजह से बढ़ गए, ठीक है। तो जो एक्चुअल कंडीशन है जो इकोनॉमी की, वो हमको तभी पता चलेगी जब हम उस चीज को फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करेंगे। किस पे काउंट करेंगे? फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करेंगे, ठीक है, ना कि मार्केट कॉस्ट पे। तो ये कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम जो हमको बताता है कि हमारी एनएनपी है वो फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगी, ठीक है। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। Market cost of a goods includes the direct taxes and also influenced by the subsidies provided by the government, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल भी डिस्कस किया था कि किसी किसी उद्योगों के अंदर क्या होती है, सरकार प्रोत्साहन देती है, ठीक है। प्रोत्साहन देती है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स का, वो धूप बत्ती या अगरबत्ती बनाने का काम करता है, उनकी एक अगरबत्ती का पैकेट 4 रुपए बन के तैयार हुआ, ठीक है। और सरकार ने उस पर क्या किया, 50 पैसे का सरकार ने अपनी तरफ से सब्सिडी दी। तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में जब आएगा तो वो 3.5 रुपए का होगा। कितने का होगा? 3.5 रुपए का होगा। लेकिन एक्चुअल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, उस महिलाओं के उस कंपनी ने जो पैसा जो जनरेट किया था जीडीपी के अंदर, वो कितना था? 4 रुपए। लेकिन काउंट हम कितना करेंगे मार्केट के हिसाब से? 3.5 रुपए, ठीक है। तो जब इन दोनों दोषों को, पहला दोष क्या था? ओवर काउंट करना। दूसरा दोष क्या था? अंडर काउंट करना। ओवर काउंट कैसे करते हैं हम? जब टैक्सेस की वैल्यू भी काउंट हो जाती है तो वो ओवर काउंट है। और जब टैक्सेस के अलावा जो फैक्टर कॉस्ट थी उसके में से जब हम सरकार ने जब सब्सिडी दी है उसको कम कर देते हैं तो वो हो जाती है अंडर काउंट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होती है वो टैक्सेस के साथ में और सब्सिडीज के बिना, टैक्सेस के साथ में और सब्सिडीज के, सॉरी, टैक्सेस के साथ में और सब्सिडीज के साथ में किसी चीज की कीमत को बताती है। लेकिन जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो बिना टैक्स के, बिना सब्सिडी के एक कंपनी को वो चीज कितने की पड़ी है वो चीज बताती है। इससे हम अपनी जीडीपी की जो एक्चुअल जो स्टेट है वो जान सकते हैं, ठीक है। जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट में हम अपनी जो जीडीपी है उसकी एक्चुअल स्टेट जान सकते हैं। मार्केट कॉस्ट में ऐसा नहीं हो पाता है। मार्केट कॉस्ट में क्या होता है, या तुम ओवर काउंट करते हैं, है ना। हमारी जीडीपी ने 40 रुपए की चीजें बनाई थी, लेकिन 10 रुपए तो टैक्स लगा, हमने कितना काउंट कर लिया उसको? 50 रुपए। या फिर हमारी जीडीपी ने 40 रुपए की चीजें बनाई थी, लेकिन 30 रुपए, सॉरी, उस पर 50 पैसे सब्सिडी मिली पर प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। और हमने सिर्फ उसको 35 रुपए काउंट किया। कितना काउंट किया? 35 रुपए काउंट किया। तो इसको हमने क्या किया? अंडर काउंट कर लिया। उसको क्या कर लिया? अंडर काउंट कर लिया हमने इसको। तो इस डिलेमा से बचने के लिए जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो हमारे किस चीज में हेल्प करता है? वो हमारी जीडीपी की जो एक्चुअल कंडीशन है, जो कि जो उसकी एक्चुअल उत्पादकता है उसको जानने में हमारी मदद करता है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज बेसिकली एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस मतलब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आके कितने का है, उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको बताया था कि नेट यहाँ पे शब्द लग जाता है,
वो किसी ना किसी दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, और इस केस में वो किसका डिफरेंस है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का। ठीक है, अब इसके बाद में एक नई कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? इट इज जीडीपी evaluated at current market price. It do not show the real condition of GDP as increase in prices is not taken care of. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। देखिए, जीडीपी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा इन टॉपिक्स को समझने के लिए। ठीक है, एक है नॉमिनल जीडीपी, एक है रियल जीडीपी। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, 2020 के अंदर एक कंट्री के अंदर 10 पेन बनते थे। एक पेन की कीमत थी 4 रुपए। तो उस एक पेन की कीमत थी 4 रुपए, तो बेसिकली उस कंट्री के अंदर जो जीडीपी क्रिएट हुई है, अगर सिर्फ हम पेन की बात करें तो वो कितनी है? 40 रुपए। कितनी है वो? 40 रुपए। लेकिन 2022 तक आते आते अभी भी 10 पेन ही बन रहे हैं, लेकिन एक पेन की कीमत कितनी हो गई है? एक पेन की कीमत हो गई हमारी 5 रुपए। कितनी हो गई है? 5 रुपए। तो टोटल जीडीपी हमारी कितनी पहुंच गई? 50 रुपए। तो कोई आपसे पूछे कि भाई तुम्हारी 2020 के अंदर जीडीपी कितनी थी, तो हम उसको बोलेंगे 40 रुपए। फिर हमसे कोई पूछे कि अच्छा तुम्हारी 2022 के अंदर जीडीपी कितनी है, तो हम उसको बोलेंगे 50 रुपए। तो वो व्यक्ति क्या समझेगा कि तुम्हारी जीडीपी तो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, 20+% से ग्रो कर रही है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? नहीं है ऐसा वाकई में। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर हमारी जीडीपी ग्रो नहीं करी है। क्या ग्रो किया है? उस पेन की प्राइस ग्रो करी है। जीडीपी कब ग्रो करती? जब उस पेन की क्वांटिटी ग्रो करती। जब हम 10 की जगह 15 पेन बनाते, 20 पेन बनाते, तब जो उत्पादन क्षमता है हमारी इकोनॉमी की वो बढ़ती। इस केस में उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ी है, इस केस में उससे सिर्फ उस पेन की कीमत बढ़ गई है। पेन की कीमत बढ़ने से जो नेट वैल्यू आई थी हमारी, उसमें इंक्रीज हुआ। जो पहले 40 रुपए हुआ करती थी वो 50 रुपए पहुंच गई है। लेकिन सिर्फ कीमत में इंक्रीज होने से ये समझ नहीं पता कर सकते हम कि क्या वाकई हमारी जो जीडीपी, हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो जब हम अपनी जीडीपी को इस तरीके से काउंट करते हैं, बिना महंगाई के, जो प्रोडक्ट के अंदर महंगाई आई है उसको इग्नोर करके जब हम काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हम उसी प्रोडक्ट को जब हम उसकी महंगाई के साथ में काउंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं, सॉरी, मैंने इसमें उल्टा बता दिया। जब हम किसी प्रोडक्ट को उसकी महंगाई के साथ में काउंट करते हैं, तब बोलते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। और जब हम उसको उसके रियल वैल्यू पे काउंट करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। जस्ट अ मिनट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर है। रियल जीडीपी के अंदर हम ये काउंट करते हैं कि बिना महंगाई के प्रभाव के वो चीज़ कितनी उत्पाद क्षमता में उत्पाद हो रही है, वो हम रियल जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। और जब महंगाई के प्रभाव को हम उसके अंदर देखते हैं, तो हम नॉमिनल जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। ये दोनों उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 2020 के अंदर कोई एक पेन की कीमत 4 रुपये थी। ठीक है, वो 10 पेन इकोनॉमी के अंदर बन रहे थे, तो वो कितने के हो रहे थे? 40 रुपए के। 2022 के अंदर भी सिर्फ 10 ही पेन बन रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत कितने की पहुंच गई है? 5 रुपए की। तो टोटल जो जीडीपी हमारी वैल्यू क्रिएट कर पा रही है वो 50 रुपए कर पा रही है। तो इसको देखने में हमको लग रहा है कि भाई जीडीपी के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या है कि जीडीपी के अंदर इसमें ग्रोथ नहीं हुई है। क्यों? जीडीपी के अंदर जब ग्रोथ होती है तो ये क्वांटिटी बढ़ती है ना, पेनों की बनाने की क्षमता बढ़ती, तभी तो हम कहते हैं कि कुछ बन रहा है। अभी भी 4 पेन 10 पेन बन रहे हैं, अभी भी 10 पेन बन रहे हैं। ये 10 पेन बनाने के लिए अभी भी उतने ही मजदूर लग रहे हैं जितने कि 2022 में लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या किसी को नया रोजगार मिला? नहीं मिला। क्या किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले को ज़्यादा अपनी व्हीकल खरीदने पड़ रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए? नहीं खरीदने पड़ रहे, बराबर की क्वांटिटी है। हाँ, ये क्वांटिटी बढ़ती तो ज़्यादा लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड होते, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता, ज़्यादा लोग इस पेन को बनाने के लिए चाहिए पड़ते, ज़्यादा मशीनें इस पेन को बनाने के लिए चाहिए पड़ती। इस पेनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा लोग, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए पड़ते। ठीक है, तो उससे हमारी जीडीपी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होता, कुछ इंक्रीज होता। लेकिन जब तक क्वांटिटी सेम है, तब तक हमारी जीडीपी के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई है जिसने जो एक हमको एक छलावा दे रही है कि जैसे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही हो। ठीक है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है कि जब हम जो प्रोडक्ट है उसको इन्फ्लेशनरी, जब उसकी कीमत है उसमें उसकी जो करेंट प्राइस है, क्या है, करेंट प्राइस पे जब उसको काउंट करते हैं, तो वो होती है नॉमिनल जीडीपी।
ठीक है। और जब हम उसको करेंट प्राइस पे काउंट नहीं करते हैं, उसकी पुरानी प्राइस पे जब काउंट करते हैं तो वो होती है रियल जीडीपी। क्या होती है? रियल जीडीपी। ठीक है। अब इस चीज को देखिए, अभी आप देखते आ रहे हैं कि हर चीज की एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर हम उसका एक नया सॉल्यूशन देखते हैं, है ना? कि किसी भी चीज को जब हम ओवर एस्टिमेट करते हैं तो फिर उसको सही तरीके से एस्टिमेट करने के लिए हमने देखा कि कैसे हम उसको उसके अंदर से डेप्रिसिएशन वगैरह घटाते हैं और फिर या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह घटाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम नॉमिनल जीडीपी किसी को करेंट प्राइस पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ ऐसा भी याद करेंगे जिससे हम उसकी सही वैल्यू को काउंट कर सकें। ठीक है, वो जो टूल है, वो जो तरीका है, उसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली कोई एक बेस ईयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई एक बेस ईयर ले लेते हैं। ठीक है, इन केस हमने 2010-20 बेस ईयर ले ली। इसके बाद क्या होगा कि 2010 के बाद में हम जितनी भी अपनी जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ों की हम कीमत मान के चलेंगे, हम वही मान के चलेंगे जो 2010 के अंदर थी, जो 2010 के अंदर थी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें अपनी रियल जीडीपी जानने को मिलेगी, ना कि वो जीडीपी जो कि महंगाई की वजह से दिख रही है। ठीक है, तो जो 2010 हमने एक ईयर ली है, उसको बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेस ईयर बोलते हैं। ठीक है, अब 2020 के अंदर हम आए, 2020 के अंदर हम आए। 2010 के अंदर हमने मान के चला कि हमारी जीडीपी थी 100 करोड़ रुपए, और 2020 के अंदर जो हमारी जीडीपी आई वो आई थी 200 करोड़ रुपए। और ये दोनों करंट प्राइस के अंदर ऊपर हैं। किसमें? करंट प्राइस पे, मतलब आज की जो प्राइस है उसके ऊपर है। ठीक है, जब हमने डीपली स्टडी किया तो हमको मालूम चला कि बेसिकली इस 200 करोड़ के अंदर जो 50 करोड़ है, जो 50 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, वो हुआ है महंगाई की वजह से। किसकी वजह से? महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो पता चला इसमें जब 50 करोड़ रुपया इसके अंदर महंगाई की वजह से इजाफा हुआ है, तो इसके अंदर रियल इजाफा कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़, जो कि उत्पादन बढ़ने की वजह से हुआ है। जो किसकी वजह से हुआ है? उत्पादन बढ़ने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये जो इसकी जीडीपी थी, जस्ट अ मिनट, तो ये जो इसकी जीडीपी थी 200 करोड़ रुपए, वो थी जीडीपी एट करेंट प्राइस। जीडीपी एट करेंट प्राइस। और इसी जीडीपी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसी को क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, लेकिन जब इसमें जो इन्फ्लेशन हुआ है, उस इन्फ्लेशन को घटा के जब हम जीडीपी को मानेंगे, जो कितनी आएगी? 150 करोड़। कितनी आएगी? 150 करोड़। वो होगी हमारी रियल जीडीपी। वो होगी हमारी रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जानने के लिए हमको एक बात पता चलती है, वो मेन बात ये है कि रियल जीडीपी अगर हमको किसी को जानना है, किसी इकोनॉमी की ईयर की रियल जीडीपी जानना है, तो हमारे पास एक बेस ईयर होना चाहिए उस ईयर को कंपेयर करने में। इस एग्जाम्पल में हमारी जो ईयर थी वो 2020 थी, जो हमारी बेस ईयर थी वो 2010 थी। ठीक है, तो हमने 2020 के अंदर जो चीज़ों की कीमतें थी वो 2010 के बराबर मान के चली, तब हमने 150 करोड़ का हम अपना फिगर पाया। तो हमें पता चला कि जीडीपी के अंदर जो उत्पादन बढ़ा है वो 50 करोड़ का ही बढ़ा है, और बाकी का 50 करोड़ जो बढ़ा हुआ आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? महंगाई की वजह से बढ़ा हुआ आ रहा है। चीज़ों की कीमतें इंक्रीज हो गई हैं, जिस वजह से 50 करोड़ रुपए बढ़ा हुआ आ रहा है। लेकिन हकीकत में सिर्फ कितना बढ़ा है? सिर्फ 50 करोड़ ही बढ़ा है। ठीक है, तो ये जो टूल है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को मानते हैं, जिसके थ्रू हम इस चीज़ को इस चीज़ पे अराइव होते हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। नाम से पता चल रहा है डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी हमारी कितनी डिफ्लेट हुई है? किसकी वजह से डिफ्लेट हुई है? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होता है इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम एक आम भाषा में जान लें तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई। ठीक है, एक आम भाषा के अंदर बोले तो इन्फ्लेशन होती है महंगाई। ठीक है, तो महंगाई की वजह से जीडीपी के अंदर कितना अंतर आया है, कितना उछाल आ गया है, उस चीज़ को देखने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल होता है वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है वो? जीडीपी डिफ्लेटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, और जीडीपी डिफ्लेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है, जिसको आप नोट कर लें, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जीडीपी डिफ्लेटर का जो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने ग्राफिकल बोला था, वो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है जीडीपी डिफ्लेटर का, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो करेंट जीडीपी है और जो नॉमिनल जीडीपी होना चाहिए उसके बीच में कितना अंतर है, कितने परसेंटेज का अंतर है। ये दो कामों में काम आता है। एक तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कितना अंतर है, दूसरा इससे हम ये भी कर सकते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ों में काम आ सकता है। ठीक है,
अब हमने इसके अंदर चूज की थी बेस ईयर, क्या चूज की थी? बेस ईयर। अब हमारा अगला टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द बेस ईयर। एक बेस ईयर को चूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, बेस ईयर को चूज करने के लिए जो एक बड़ा क्राइटेरिया वो है क्लोज एज पॉसिबल टू करेंट ईयर। क्या है क्लोज एज पॉसिबल टू करेंट ईयर? इसका फायदा क्या होता है? देखिए, आप 2020 के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप 2020 के अंदर जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1920 की कीमतें आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो 2020 के अंदर मार्केट में आ चुके हैं लेकिन वो 1920 के अंदर नहीं थे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम हुआ जिस पे आज हम पढ़ा रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या 1920 के अंदर उन चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता था? क्या वो चीज़ें उस समय थी? नहीं थी। तो कोई भी बेस ईयर चूज़ करने के लिए हम क्या देखते हैं कि वो जो बेस ईयर है वो करंट ईयर के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमने 2020 की चूज़ करने के लिए क्या करंट ईयर बेस ईयर लिया था? 2010 बेस ईयर लिया था, ठीक है? दूसरा क्राइटेरिया होता है कि वो जो ईयर है वो कोई एक्सेप्शनल ईयर नहीं होना चाहिए, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। अपवाद एक्सेप्शनल ईयर का मतलब कुछ-कुछ ईयर्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ बड़ा काम हुआ होता है, ठीक है? या तो उस साल जो हमारी जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ की हो या बहुत कम रही हो, ठीक है? तो हम ऐसी ईयर को चूज़ करना अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ईयर नॉर्मल ईयर होगी, नॉर्मल उसके अंदर जीडीपी परफ़ॉर्म की होगी तो वो ज़्यादा बेटर है हमें कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईयर है वॉर वाला या हम करंट से रिलेट करें तो हमारा 2020 है। क्या है? 2020। अब 2030 के अंदर जब हम ये सोचेंगे बेस ईयर को चेंज करने के लिए तो हम 2020 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये था हमारा पैंडेमिक ईयर। क्या था? पैंडेमिक ईयर। अब इस साल क्या था, बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे धंधे बंद हो गए थे, ठीक है? तो चीज़ों की जो कीमतें थी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था इस साल, ठीक है? तो जिस साल के अंदर ज़्यादा उछाल-कूद होती है इकोनॉमी के अंदर, हम उस साल को लेने से बचते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसी वजह से कोई ऐसा एक्सेप्शनल जो ईयर है जैसे कि जिस साल कोई वॉर हुआ हो, ठीक है? या ऐसे तरीके कोई पैंडेमिक आया हो या इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ा उछाल हुआ हो या बहुत गिरावट हुई हो, तो उस साल को हम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ़ ऐसी सिंपल साल को लेते हैं जिसके अंदर हमारी जो जीडीपी है वो नॉर्मल रही हो, कुछ उसके अंदर ज़्यादा उ उतार-चढ़ाव नहीं आया हो। तो किसी भी बेस ईयर को चूज़ करने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि हम उसको करंट ईयर से जितना पास हो सके उतना पास रखते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ताकि उस साल ताकि हमारी जो करंट ईयर है उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो उस बेस ईयर के अंदर भी वो प्रोडक्ट होने चाहिए। इस केस में 1920 में वो प्रोडक्ट नहीं थे। किसमें थे? 2010 के अंदर वो प्रोडक्ट थे जो कि 2020 में भी हैं ऑलमोस्ट। सेम तो हम नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट, ठीक है? और दूसरा क्या था कि हमारा एक्सेप्शनल ईयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक्सेप्शनल ईयर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल ईयर्स क्या होता है जिसके अंदर वॉर हुआ हो, पैंडेमिक आया हो या ऐसे कोई और चीज़ आई हो, कोई बड़ी आपदा आई हो, ठीक है? तो उसके अंदर चीज़ों की जो दाम होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। इस वजह से हमको गणना करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम इन 2 चीज़ों से को ध्यान में रखते हैं। पहला क्या कि करंट ईयर के जितना पास हो उतना बेटर है और जो ईयर हो वो नॉर्मल ईयर हो जिसमें जीडीपी नॉर्मल तरीके से चली हो, कोई एक्सेप्शनल ईयर ना हो, ठीक है? अब 2015 से सरकार सॉरी इसको लिखना ज़रूरी है। अब 2015 से सरकार ने जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस लेके आई है, ठीक है? वो चेंजेस क्या हैं? ये थोड़ा हमारा करंट का टॉपिक है, आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये टॉपिक आपको किताबों के अंदर शायद कम मिले क्योंकि किताबें इतनी अपडेटेड नहीं रहती हैं। तो 2015 से क्या चेंजेस आए हैं? पहला चेंज क्या आया है कि हम लोगों ने जीडीपी को जो है मार्केट प्राइस पे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट प्राइस जो होती है वो जीडीपी की सही कंडीशन नहीं पढ़ा बताती है। इस वजह से हम जो जीडीपी है वो फैक्टर कॉस्ट पे उसको कैलकुलेट करते थे, ठीक है? ताकि हमें जीडीपी की रियल कंडीशन पता चल सके। लेकिन नई सरकार ने आके उसको चेंज करके मार्केट प्राइस पे करना स्टार्ट कर दिया है और इसके पीछे वो तर्क देती है कि जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो अपनी जीडीपी को मार्केट प्राइस पे ही कैप्चर करते हैं, मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब इसका अपोजिशन भी होगा, तो अपोजिशन कहते हैं या जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो प्रभाव होता है, जो महंगाई का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। हमारे यहाँ पे जो जनरली महंगाई है, जैसे कि इस टाइम हम बात करें तो तकरीबन 7% के आसपास चल रही है, ठीक है? और जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनके यहाँ पे महंगाई 1 से 1.5% के आसपास चलती है। उनके यहाँ पे महँगाई इतनी जल्दी से नहीं बढ़ती है। हमारे यहाँ पे महँगाई बहुत जल्दी से बढ़ती है, उसकी जो कारण है वो हम जानेंगे जब हम इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, कि डेवलप और डेवलपिंग नेशंस में महँगाई में इतना अंतर क्यों होता है, वो कारण हम उस टॉपिक के अंदर जानेंगे। लेकिन भैया अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो डेवलप नेशन होते हैं, उनके अंदर महँगाई बहुत जल्दी नहीं बढ़ती है। वहाँ पे महँगाई कितनी चलती है? 1 से 1.5% तक।
और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, हमारे जैसे नेशंस हैं जो, वहाँ पे महंगाई की नॉर्मल जो रहती है वो 4 से 5% रहती है और इससे ऊपर भी कई बार चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इस टाइम पे इंडिया के अंदर 7% जो महंगाई दर चल रही है, ठीक है। तो अपोजिशंस क्या कहते हैं? अपोजिशंस कहते हैं कि इससे होगा क्या कि आप अपनी जो जीडीपी है उसको ओवर एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। ओवर एस्टिमेट कैसे करेंगे कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि फैक्टर कॉस्ट पे आपकी जीडीपी कितनी आ रही है। आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट कॉस्ट पे आपकी जीडीपी कितनी आ रही है, ठीक है। दूसरी बात जो था कि हमने बेस ईयर क्या लिया है, 2012 2011-12 हमने बेस ईयर इसको चेंज किया है। जो बेस ईयर था वो हम पीरियडिकली रिवाइज करते रहते हैं, और इस बार हमने क्या लिया है, 2011-12 हमने बेस ईयर अपना लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है वो किया है MCA21 से। MCA21 एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, जहाँ पे फर्म्स आके अपना डेटा कराती हैं, जिसमें तकरीबन 5 लाख एंटिटीज़ के आसपास होती हैं, ठीक है। पहले जो हम डेटा लेते थे वो एक अलग मेथड था, जिसके अंदर तकरीबन 25,000 के आसपास तक एंट्रीज आती थी, लेकिन अब हमने MCA21 से डेटा लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर तकरीबन 5 लाख एंट्रीज आती हैं, जिससे हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन है वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, ठीक है। तो हमारी जीडीपी का जो कवरेज है वो बहुत ब्रॉड हो चुका है, जो सेक्टर्स थे वो ज़्यादा इंक्लूड हो चुके हैं, तो बेटर इसमें जीडीपी के अंदर कवरेज हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है जो न्यू जीडीपी सीरीज 2015 में कुछ हुए हैं। पहला चेंज क्या है कि हमने जीडीपी को मार्केट प्राइस के अंदर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया है इंस्टीड ऑफ फैक्टर कॉस्ट। दूसरा क्या है कि हमने 2011-12 को बेस ईयर लेना स्टार्ट कर दिया है, और तीसरा क्या है, हमने MCA21 से डेटा लेना स्टार्ट कर दिया है। ये 3 बड़े बड़े चेंजेस हैं जो न्यू जीडीपी सीरीज 2015 के अंदर हुए हैं। इसके बाद में जो हमारा फाइनल टॉपिक है जिसके साथ हम इसको समिंग अप करेंगे वो है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। अब जीडीपी जो है वो हमको पूरी सच्चाई नहीं बता पाती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की। उसकी कुछ चैलेंजेस हैं, उसकी कुछ दिक्कतें हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या हैं? पहला, इट डज नॉट कैप्चर द ब्लैक मार्केट। अब भैया आपकी जो जीडीपी है वो आपकी ब्लैक मार्केट को कैप्चर नहीं करती है, ठीक है। ब्लैक मार्केट क्या, वो पैसा जो कि लीगल सिस्टम से बाहर हो चुका है, जिसपे कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो पैसा जिसको आप जिसके जरिए आप लीगल तरीके से कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते हैं, वो आपकी ब्लैक मनी है, ठीक है। अब मान के चला हमने कि हमारी जीडीपी 500 करोड़ की है, ठीक है। तो ये तो हमारी फॉर्मल जीडीपी हो गई, जो सबको जो कि फॉर्मल सिस्टम के अंदर है। लेकिन जो ब्लैक मनी है, जो लोगों के पास में काला धन इकट्ठा है, उससे वो जो जिस तरह की शॉपिंग करते हैं, ठीक है, वो थी 200 करोड़। तो रियल जीडीपी तो हमारी कितनी है, 700 करोड़। लेकिन 700 करोड़ कभी बताएगी नहीं। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि जो 200 करोड़ है वो लीगल नहीं है, वो ब्लैक मनी है, ठीक है। तो हमेशा कितनी बताएगी, 500 करोड़। तो ये हमारी एक जीडीपी का एक लिमिटेशन है, या किसी भी जीडीपी का एक लिमिटेशन होता है कि जो जीडीपी होती है वो ब्लैक मनी की जो मार्केट है उसको कैप्चर नहीं कर पाती है। दूसरा, गाँव के अंदर जो बार्टर सिस्टम से जो काम चल रहा है, हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जीडीपी हम किस चीज़ में मॉनिटर करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जहाँ पैसों का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा, जहाँ बार्टर सिस्टम हो रहा है गाँव के अंदर, आज भी हम कोई एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर जब पैसों का कुछ उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो हम पैसों के मीडियम से कैसे हम पता कर सकते हैं कि जीडीपी कितनी चल रही है। तो ये एक दूसरा लिमिटेशन है हमारी जीडीपी का। तीसरा है कि डज नॉट इंक्लूड केयर इकोनॉमी, ठीक है। केयर इकोनॉमी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क्स हुए, सोशल वर्क्स हुए, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिकल तो होती हैं, ठीक है। लेकिन कब होती हैं, जब उनको कोई अलग तरीके के पर्सन करें। फॉर एग्जांपल घर का काम है, ठीक है। अब घर का काम जो है, डोमेस्टिक वर्क जो है, वो अगर हमारे घर की माताएं बहनें करती हैं तो उसके लिए उनको कुछ पेड नहीं किया जाता। लेकिन वही काम आके कोई अगर मेड करेगी तो हम उसको पेड करते हैं, ठीक है। कोई सोशल वर्क है, कोई समाज सेवी संस्थाएं हैं, जब वो कोई काम करती हैं लोगों के लिए, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं करती वो, ठीक है। लेकिन वही काम जब कोई प्राइवेट कंपनी करती है तो वो उसके लिए चार्ज करती है, ठीक है। तो वो जो काम हो रहा है, जिसके लिए जो काम करने वाला है व्यक्ति या संस्थान है, जिसको कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं केयर इकोनॉमी, ठीक है। और वो सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। और चूंकि वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, तो उनकी जो गणना है, उनकी जो कैलकुलेशन है, वो जीडीपी के अंदर नहीं हो पाता है। तो ये हमारा तीसरा लिमिटेशन है जीडीपी का। चौथा लिमिटेशन है कि इनइक्वालिटी नॉट इंडिकेटेड। हमारी जो जीडीपी है वो ये नहीं बताती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इनइक्वालिटी कितनी है। इनइक्वालिटी कैसे हो सकती है? जेंडर बेस पे हो सकती है, कि भाई जो जीडीपी है उसके अंदर जो फीमेल्स हैं उनका शेयर कितना है, जो मेल्स हैं उनका शेयर कितना है। या फिर वर्गों के हिसाब से हो सकती है कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनका कितना शेयर है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनका कितना शेयर है, किसी पर्टिकुलर रीजन का कितना शेयर है। तो इस तरीके की कुछ जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो हमारी जीडीपी के अंदर इंडिकेट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जीडीपी के।
इसके साथ साथ हमारे जीडीपी का जो टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टैक्सेशन का। बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तक जो हमारा टॉपिक था वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, टेक्निकल टॉपिक था, जिसको समझने में किसी भी विद्यार्थी को बहुत दिक्कत आती है और कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी बेटर अप्रोच ये है कि आप इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे का जो हमारा टॉपिक है टैक्सेशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।